वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के बारे में, यूईटी, जिसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और अगर किसी को नहीं भी जानता होगा तो स्लोली उसको पता चल जाएगा जब आपको ई-कैट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इसके आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स और कैफेटेरियाज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी ओवरव्यूज़ लेकर आते रहे हैं, तो अब आगे भी हम वही लेकर आएंगे फ़िलहाल, और आज हम इस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू ही देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कैंपसेस की तरफ। जी, कैंपसेस में हम जैसे कि यूईटी लाहौर का तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि मेन कैंपस जो उसका है वो यूईटी लाहौर ही है। जी, बाकी कैंपसेस भी हम देख लेते हैं। एक है रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला में, एक काला शाह काकू कैंपस में, एक नारोवाल कैंपस में, एक फैसलाबाद कैंपस में। दोस्तों, यूईटी के और भी कैंपसेस हैं, टेक्सला में भी है, लाहौर में भी है। मीन्स आप उनको सब कैंपसेस कंसीडर कर सकते हैं और उनमें डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे होते हैं और उनका मेरिट जो होता है ना वो भी डिफरेंट ही होता है। ये नहीं होता कि किसी को सबका बहुत ज़्यादा मेरिट है, इस तरह नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और कौन जा रहा है वहाँ पे। पेपर पैटर्न किस तरह होता है? फर्स्ट में है मेरिट कैलकुलेटर, सेकंड है मेरिट लिस्ट और थर्ड है एनईटी एंड एलिजिबिलिटी। जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है। तो चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। दोस्तों, हमारी वेबसाइट का तो आपको पता ही होगा, pkadmissions.com। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और इस कैलकुलेटर के थ्रू अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अपने मार्क्स डालने होते हैं एफएससी के, और 400 में से जितने भी आपके एंट्री टेस्ट, जिसको आप ई-कैट कहते हैं बेसिकली, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, उसमें आपके जितने मार्क्स आते हैं आपको वो यहाँ पुट करने होते हैं, तो ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देता है। सेकंड है जी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर हमने आपको मेरिट लिस्ट शो की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस एंड पे ना, एंडिंग मेरिट के नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको एग्रीगेट्स गिवन है। तो इन एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस इंजीनियरिंग में या किस फील्ड में जाने के लिए आपको कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड है, जो कि अभी आपने अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, आर्किटेक्चर है, मैकेट्रॉनिक्स है, कंट्रोल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, ऑटोमेटिव और बहुत सारी। नीचे भी मेरिट लिस्ट ही चल रही है, जितने भी इसमें कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं, डिग्रीज ऑफ़र की जा रही हैं, वो सब के मेरिट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है जी एनईटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, एक तो होता है ई-कैट। ई-कैट जो होता है ना, उसमें आपके मार्क्स इस तरह होते हैं कि 400 मार्क्स का आपका जो होता है वो पेपर होता है, और जो एफएससी क्राइटेरिया उसका ये होता है कि एफएससी जो अभी भी चल रहा है, 70% आपकी एफएससी ली जाती है, 30% आपका एंट्री टेस्ट लिया जाता है। मतलब कि 400 मार्क्स में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका सिर्फ 30% लिया जाएगा, लेकिन एफएससी में आपके जितने मार्क्स होंगे उसका 70% लिया जाएगा। तो मेजर पोर्शन जो होता है ना वो एफएससी का होता है, लेकिन एनईटी जो नस्ट का होता है, एनईटी टेस्ट, वो थोड़ा चेंज होता है। उसमें जो होती है एनईटी की वेटेज होती है वो 75% होती है, एफएससी 15% होती है, और जो मैट्रिक होती है वो 10% होती है। इस तरह इसमें भी 400 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप एक एमसीक्यू ठीक करते हैं तो आपको उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक एमसीक्यू गलत कर देते हैं तो -5 मार्क्स आपके कट जाते हैं, और नॉट अटैम्प्ट का आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो ई-कैट होता है उसमें आपको यही कहा जाता है कि आप, इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ही ना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है तो आप उसे टिक ही ना करें, उसको सॉल्व अटैम्प्ट करें ही ना, उसको छोड़ दें, लेकिन उसको गलत मत करें अगर आपको पूरी तरह उसका आंसर कंफर्म नहीं है। लेकिन जो नस्ट का एंट्री टेस्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है ई-कैट में जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग है और अभी तक चलती आ रही है और आगे भी आई थिंक चलती ही रहेगी।
इसकी तैयारी जो होती है वो आप डिफरेंट जगहों से कर सकते हैं, आप स्टेप से कर सकते हैं, आप टिप्स से कर सकते हैं, आप अपनी बुक्स को से भी बिल्कुल अगर आप उनको अच्छी तरह कर लें तो भी आपका ये तकरीबन हो ही जाता है कि आपका एडमिशन हो सके। देन है जी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो यूईटी ऑफ़र कर रही है, उसमें है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सारी यहाँ पर दी हैं, आप यहाँ पर आकर इसको देख सकते हैं। लिंक भी आपको दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये पीछे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जो यूईटी ऑफ़र कर रही है। इसमें एमएससी सारी दी हुई है कि कौन कौन से हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है और ये सब। नीचे भी यही सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री, पीएचडी भी प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एमएससी प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट जो है इसमें पीएचडी और एमएससी दोनों दिए हुए हैं। अब आते हैं जी फीस स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें है जी बैचलर एंड अंडर ग्रेजुएट, एमएस, एमफिल, मास्टर्स, एमए, एमएससी, डॉक्टरेट एंड पीएचडी, इनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जी। बैचलर अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे 1,27,000 जो है वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके अलावा नीचे भी आप देख रहे होंगे डिग्री की ड्यूरेशन दी हुई है और उसका जो है ना वो फ़ी भी आपको दी हुई है जी। लेकिन ये फ़ी जो है ये पूरी डिग्री की नहीं है, पर ईयर की है। सामने कॉलम में लिखा होगा फ़ी पर ईयर, तो एक साल में जो है वो इतना इसका ख़र्चा है। ये बैचलर्स यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का है। नेक्स्ट है जी एमएस, एमफिल, मास्टर्स वालों का। 2 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है और 1,20,000 जो होती है वो 1 ईयर की इनकी फ़ी होती है। एमएस, एमफिल की ड्यूरेशन जो होता है वो 2 इयर्स का होता है, मैंने आपको बताया। ये डिफरेंट ड्यूरेशन है, वैसे डिग्री पर डिपेंड करता है कि किसका कितना ड्यूरेशन है, तो वो सामने मेंशन किया हुआ है। कोर्सेज़ में आपको कोर्सेज़ सारे लिखे हुए हैं, ड्यूरेशन में उसकी डिग्री कितने ईयर्स की है और फ़ी पर ईयर में आपको उस कॉलम में पर ईयर की फ़ी बताई हुई है। नेक्स्ट है जी एमफिल मास्टर्स। इसमें भी यही है जी, डिग्री दी हुई है, उसका ईयर दिया हुआ है, उसकी पर ईयर की फ़ी दी हुई है। 1,20,000 मैक्सिमम यहाँ पर है। मास्टर्स, एमए, एमएससी में अगर आपने जाना है तो उसमें एक ही डिग्री प्रोग्राम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए 2 इयर्स का होता है और 1,20,000 पर ईयर की इसकी फ़ी है। देन है जी डॉक्टरेट एंड पीएचडी एंड डॉक्टरेट में भी आपको राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर डिग्री दी हुई है। देन एडमिशन के ईयर्स दिए हुए हैं कि कितना टाइम लगता है और पर ईयर की फ़ी है 1,20,000 दी हुई है। इसमें भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आर्किटेक्चर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल है, पॉलीमर है, फिज़िक्स है। ये सारे आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं जी। अब आते हैं हम हॉस्टल्स की तरफ। हॉस्टल जो होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एक मेजर पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना होता है और अगर आप उसमें ही ठीक से उसको नहीं कर पाते तो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर रहना पड़ता है, उनको इंटरनल हॉस्टल्स नहीं मिलते, बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स बनाना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। तो इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि 15 हॉल्स ऑफ रेजिडेंस है विद अकोमोडेशन ऑफ 2,700 स्टूडेंट्स। 2,700 स्टूडेंट्स की रेजिडेंस वहाँ पर अवेलेबल है। इसमें आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो लास्ट सेंचुरी का है और कुछ जो हैं वो सिख नेशनल कॉलेज की हैं और कुछ जो हैं वो सेंचुरी के क्वार्टर की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन टाइप होती है, आप देख सकते हैं जी। अल ज़ोहरा हॉल, खतीजा हॉल एंड आयशा हॉल आर फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैविंग अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ 425 स्टूडेंट्स। ये 3 जो हैं ये 3 हॉस्टल्स गर्ल्स के हैं जिनमें 425 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है रेजिडेंट्स की। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 70% जो होता है वो मेल होते हैं और 30% जो होता है वो फीमेल होता है। ये HEC का ही है रूल, तो उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी के अंदर रेजिडेंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है जी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। दोस्तों सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो होती हैं वो आपको एक बहुत
तरह से मतलब डाइवर्सिटी देती हैं आपकी लाइफ में। स्टडी से थोड़ा हट के आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती हैं, आपको स्किल्स सिखाती हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं, टीम लीडिंग सिखाती हैं। फिर आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हो तो आप उसको भी मैनेज करते हो, आप देखते हो कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ आप स्टडीज़ में ही नहीं घुसे रहते, आपको यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो सोसाइटी और क्लब्स जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट काम करती हैं। सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है जो सबसे कम होता है, उससे ऊपर डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, पहले डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, देन चेयर आता है, फिर आई थिंक सेक्रेटरी होता है और इस तरह प्रेसिडेंट। ये सारे तकरीबन मेन जो होते हैं ना वो ग्रेड्स होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनर सोसाइटी है। ये ऑब्वियसली इसका काम यही होगा कि इसने ब्लड कलेक्ट करना है। और ब्लड डोनर सोसाइटी ज़्यादा जो होती हैं ये पेशेंट्स के लिए ही काम करती हैं। कोई अगर थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फ़ंड्स जो हैं वो इकट्ठे करती हैं और ब्लड वगैरह इकट्ठे करती हैं, फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती हैं ताकि वो आगे लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद है डिबेटिंग सोसाइटी। डिबेटिंग सोसाइटी ज़ाहिर है इसमें आप डिबेटिंग जो आपकी करवाती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो और ये सारी चीज़ें आपकी बेटर हो। ड्रामेटिक सोसाइटी में जिनमें लोगों को ड्रामाज में जाने का शौक़ होता है या फिर मीडिया बनाने का शौक़ होता है, उसके लिए होती है एनवायरमेंट एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। लिटरेरी में आप अदब सीखते हैं, क्विज़, इस्लामिक, ये सारी सोसाइटीज़ इनके डिफरेंट जो हैं वो पर्पज़ होते हैं और इनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। डिपार्टमेंटल सोसाइटी, स्पेस स्टूडेंट्स, चैप्टर यूईटी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी नहीं होती, लेकिन उनका एक चैप्टर जो होता है वो यूनिवर्सिटी में पाया जाता है, तो उसमें आप मतलब उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका पार्ट बन सकते हैं। जैसे IEEE यहाँ पर दी हुई है, ACM भी होती है। ये जो है ये एक पूरी सोसाइटी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी की अपनी नहीं है। इनका एक एक चैप्टर हर यूनिवर्सिटी में पाया जाता है। यहाँ पर भी दिया हुआ है IEEE UET स्टूडेंट चैप्टर, IET UET स्टूडेंट चैप्टर, कंप्यूटर क्लब, पार्क चैप्टर। एंड ये जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी, कैफ़ेटेरियाज़ की जहाँ तक बात आती है, हर यूनिवर्सिटी में कैफ़ेटेरिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये यूनिवर्सिटी में रहने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि वो सारे हॉस्टलर्स हों, कुछ डे स्कॉलर्स भी होते हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली कैफ़े तो रिक्वायर होता ही है। बाकी जो फैकल्टी स्टाफ होता है उनके लिए भी रिक्वायर होता है। इसमें भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ दिए हुए हैं। स्टूडेंट सर्विस सेंटर मेल, स्टूडेंट सर्विस सेंटर फीमेल, यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग भी दिए हुए हैं। देन लालाजार कैफ़े, एनेक्सी कैफ़े, स्पोर्ट्स कैफ़े, मेल एंड फीमेल। ये कुछ कैफ़ेज़ हैं जो यूईटी में आपको मिलेंगे। यूईटी लाहौर के बारे में ये आपको बताया हुआ है। देन इसमें ये भी बताया हुआ है कि इसमें सिर्फ आपको अच्छी फूड नहीं मिलती, बल्कि आपको फैसिलिटीज़ लाइक बैंकिंग, शॉपिंग सेंटर्स, ATM और ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों, ये मेल जो बैंकिंग, शॉपिंग सेंटर्स, ये तो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत मैंडेटरी होता है, तो चाहिए होता है, तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी इसको अरेंज ज़रूर करती है। देन आते हैं स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बॉडी बिल्डिंग, एथलेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनके कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो उनको आई थिंक मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि आप स्टडीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी फिट रखें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एक रिफ़्रेश जो देती है वो स्पोर्ट्स ही होती है। हर यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड सब कुछ। जैसे कि यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडोर, आउटडोर स्पोर्ट्स जो होती हैं वो गेम्स होती हैं, स्कूल्स के अंदर आपस में होती हैं। उसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी कर सकते हैं। ये सब कुछ सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही चल रहा होता है बेसिकली। जी दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो यूईटी के बारे में। एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और मेरी सारी बातें भी समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई बात नहीं भी समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।